हेलो भाई, क्या हाल है? आप सब बहुत अच्छे हैं ना? आशा करते हैं कि आप लोग भी बहुत अच्छे से होंगे। आज का जो क्लास मेरा चलेगा, कार्बन और इसके यौगिक के बारे में हम बताएंगे, और इसके बारे में भली भांति से बहुत अच्छा तरह से आप समझने की कोशिश कीजिएगा। किस और जो भी आपको बताएंगे ये एकदम बोर्ड बेसिस बताएंगे। हालांकि ये चैप्टर अन्य चैप्टरों से साइंस का सबसे लेंदी है और सबसे बड़ा है, और आप पढ़े होंगे तो आपके लिए तो बहुत शानदार जाने वाला है ये सेशन, और आपके लिए बहुत नए नए चीजों की जानकारी तो किसी किसी बच्चे को नहीं भी हो सकती, किसी को होगी, और नहीं भी होगी तो आप सीखिए जानिए, क्योंकि आपको पेपर देना है तो कुछ चीजों को समझना पड़ेगा, कुछ चीजों को जानना पड़ेगा। जो नहीं सीखे हैं उनको सीख लेना है, और जो जानते हैं हो सकता है आपको आज का क्लास बहुत शानदार लगे, रिवीजन हो जाए और आपके लिए बहुत ही मेरा कारगर हो। आइए दोस्तों, कार्बन एवं उसके यौगिक के बारे में हमें पढ़ना है। कार्बन, आपको ये बात याद रखना है कि कार्बन सबसे पहला चीज, कार्बन आवर्त सारणी के, समझिएगा, किस आवर्त में है। कौन कौन कमेंट करेंगे? कार्बन आवर्त सारणी के किस आवर्त में है? कौन सी आवर्त में कार्बन है, किस आवर्त में है? अगर आपको ज्यादा समय लग रहा होगा तो हम यहाँ पे बता देते हैं दोस्तों। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है दोस्तों, तो यहाँ पे इसको दूसरे आवर्त में रखा गया, दूसरे आवर्त में रखा गया है, दूसरे आवर्त में। चलिए, अगर आपको पता चला होगा तो ठीक है, नहीं चला होगा तो याद रख लीजिए, ठीक है, दूसरा आवर्त में है। कार्बन की परमाणु क्रमांक कितनी है दोस्तों? चलिए अब नंबर से समझते हैं। कार्बन का परमाणु जो क्रमांक है मेरे भाई, ये कितने नंबर का है? तो क्रमांक है इसका 6। दूसरा चीज आपसे पूछा जा सकता है, कार्बन धातु है कि अधातु मेरे दोस्त? तो कार्बन अधातु है, ठीक है ना। तीसरा सवाल, कार्बन अधातु है तो क्या बिजली इससे जाएगा? तो दोस्तों नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, ये न चालक है, चालक है ये नहीं है दोस्तों, चालक है ये नहीं है। चौथी बात, कार्बन के बारे में, इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछ लिया जाए दोस्तों तो याद रखिएगा 1s2 2s2 और 2p2 होता है। पांचवी बात अगर पूछा जाए, कार्बन वायुमंडल में कितने हैं दोस्तों? तो कार्बन की मात्रा अगर देखा जाए तो 0.03% है, लेकिन एनसीईआरटी बता रहा है 0.02%। किसी किसी बुक में जाएगा तो 0.003% बताता है, लेकिन ये अपना ओवरऑल किसी किसी चीज को लेके माना है, जैसे कार्बनिक को माना है, समुद्र के माना है, तो बहुत तीन चार चीजों को मान के 0.02% रखा है, ठीक है ना। अगर छठवीं बात अगर समझे आप, तो अगर आपसे पूछा जाए CO2, यानी केवल कार्बन की मात्रा है दोस्तों, यहाँ पे हम लिख रहे हैं CO2 की मात्रा। CO2 की मात्रा दोस्तों 0.03% है, ये कार्बन की मात्रा। आपको ये चीजें आपको अच्छी तरह से समझ में आनी चाहिए। अगर आपको इतने में कितने जवाब मालूम थे दोस्तों, तो इससे पता चलेगा थोड़ा बहुत, और भी हम आगे धीरे धीरे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं कार्बन के बारे में, ये रोचक जानकारियां दे रखा है। कार्बन से बनी वस्तु दुनिया का हर एक चीज का में कार्बन पाया जाता है, यानी अधिकतर चीजों में, जैसे मेरा कपड़ा है इसमें भी कार्बन है, मेरे बाल है इसमें भी कार्बन, आपका शरीर कार्बन में है। पानी में कार्बन नहीं, याद रखिए, दुनिया को मैंने बोल दिया, लेकिन कुछ पानी में जो मछलियां उसमें भी कार्बन है ना। जो आप कोई भी अधिकतर चीज लगाते हैं, पेड़ पौधे में कार्बन है, ठीक है ना। आप जिस भी रहते हैं, जहाँ घर है, उसमें भी कार्बन है, कार्बन कहीं नहीं छोड़ा है। दोस्तों देखिए, यहाँ ली दे रखा है कि भूपर्पट्टी तथा वायुमंडल में अत्यंत अल्प मात्रा में कार्बन उपस्थित है। भूपर्पट्टी में खनिजों जैसे कार्बोनेट है, हाइड्रोजन कार्बोनेट है, कोयला है एवं पेट्रोलियम है, इसमें 0.02% है। और कार्बन डाइऑक्साइड में दोस्तों CO2 में बता रहा है, CO2 में बता रहा है 0.03% है। यहाँ इस बात को मैंने आपको मेंशन कर रखा है, अच्छा लगा होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। कार्बन में आबंध सहसंयोजी आबंध बता रहा है। कार्बन में जो आबंध है सहसंयोजी आबंध क्यों है दोस्तों? याद रखिएगा, कार्बन कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, यानी ले सकता है। चलिए इसी को हम प्रेजेंट करेंगे, जब लेगा तो दोस्तों, लेगा तो कर्जा में चढ़ जाएगा। अगर दोस्तों देगा, अगर दोस्तों देगा 4 इलेक्ट्रॉन, अगर 4 इलेक्ट्रॉन देगा तो दोस्तों प्लस में आएगा। कार्बन
4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है या फिर ग्रहण कर सकता है दोस्तों। यही कारण है कि कार्बन का अधिकतर चीजें देने वाला ही उपयोग किया जाता है, अर्थात कार्बन एक ऐसा तत्व है जो अपने अष्टक को पूरा करने के लिए या तो 4 इलेक्ट्रॉन देगा या तो 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। कार्बन इसीलिए किसी अन्य परमाणुओं के साथ इलेक्ट्रॉनों का दोस्तों साझा करता है, यानी कि लेन देन करता है। साझा का मतलब लेन देन करता है, तो सहसंयोजक बनता है। ये पेपर में पूछे गए, फाइनल पेपर में पूछे गए प्रश्न है, लगभग 2022 के करीब में ये सवाल शायद पूछा था, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। कार्बन का गलनांक एवं क्वथनांक देखिए इसमें दिया है, कैसा होता है दोस्तों। आयनिक यौगिकों का गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है। यहाँ पर एक बात यहाँ पॉइंट नोट कर लीजिएगा, यानी आयनिक यौगिक के जो गुणधर्म है दोस्तों, इसमें इनका गलनांक एवं क्वथनांक कई बार ये पूछ लिया गया ऑब्जेक्टिव में, याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा है आयनिक यौगिकों का गलनांक एवं क्वथनांक कैसा होता है दोस्तों, तो उच्च होता है आयनिक यौगिक का गलनांक एवं क्वथनांक। ये काफी ज्यादा हाई टेम्परेचर वाले होते हैं। यहाँ यहाँ देखिए दिया है आयनिक यौगिकों का गलनांक एवं क्वथनांक, ठीक। उसके बाद इसमें पूछा है, हाँ यहाँ पे दो चार बातें और भी आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ एसिटिक अम्ल दिया है, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम, आईयूपीएसी नाम कई बार पूछा लिया है दोस्तों। आईयूपीएसी नाम इसको बोलते हैं एथेनोइक अम्ल, सॉरी एथेनोइक अम्ल बोला जाता है। कौन कौन बता सकते हैं दोस्तों मेथेनोइक अम्ल का सूत्र क्या होता है दोस्तों। मेथेनोइक अम्ल का सूत्र बताइए हमें, मेथेनोइक अम्ल। ये भी पेपरों में पूछा हुआ चीजें हैं, आप बता सकते हैं तो बताइए, नहीं तो हम लिख देते हैं दोस्तों HCOO, H होता है इसका, CH3COO H होता है। इसको एसिटिक अम्ल बोल सकते हैं, एसिटिक अम्ल बोलिए, चाहे एथेनोइक अम्ल बोलिए, चाहे मेथेनोइक अम्ल। आप में से कौन कौन ये कमेंट में लिख सकते हैं कि मेथेनोइक अम्ल किसमें पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मेथेनोइक अम्ल किसमें पाया जाता है, तो याद रखिएगा नेटल, नेटल एक पेड़ है दोस्तों, नेटल के पेड़ में, नेटल में पाया जाएगा, चाहे मेरे भाई बिच्छू के डंक में, चाहे मेरे नल्ले मुन्ने चिट्टी में, याद रखिएगा चिट्टी में। इतनी बात आपको याद होना चाहिए, बहुत जबरदस्त रहेगा। चलिए क्लोरोफार्म, यहाँ देखिए बहुत अच्छा है क्लोरोफार्म, क्लोरोफार्म का सूत्र भी पूछा हुआ है, क्लोरोफार्म का सूत्र है ना, क्लोरोफार्म का सूत्र। क्लोरोफार्म का उपयोग किया जाता है व्यक्तियों को एक तरह से, क्या बोलते हैं ध्यान नहीं आ रहा है, क्या बोलते, सोने वाला नींद नींद या बेहोश के करने में, सर बेहोशी करने में किया जाता है, ठीक है ना। इथेनॉल यहाँ इसको बोलते हैं शराब मेरे भाई, शराब इसको बोलते हैं शराब, शराब में किया जाता है। और मीथेन तो जो इनमें करते हैं गैस है, इनको आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। चलिए हम इसे क्रॉप कर लेते हैं, क्योंकि आपको क्या क्या पढ़ा है इसको देखना हमें जरूरत है। चलिए ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे इसको। देखिए कार्बन की बाहरी कक्षा में देखिए यहाँ पे 4, यहाँ देखिए 4 प्लस माइनस दे रखा है, आपको ज्यादा से ज्यादा यही ध्यान रखना है, प्लस वाला याद रखिएगा। ये दे सकता है ले सकता है, देगा तो प्लस, लेगा तो माइनस। अब कैसे देगा, तो देने वाला तो गरीब होगा, याद रखिए देता कौन है, जो धनी होता है, लेता कौन है, जो गरीब होता है। अगर इलेक्ट्रॉन दे रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इसका मतलब है धनी व्यक्ति दे रहा है। अगर कोई ले रहा है दोस्तों, तो वो क्या कर रहा है, वो गरीब व्यक्ति है। तो याद रखिएगा जब कभी परमाणु किसी को इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो वो 100% धनी होगा, और जो कोई ले रहा है वो 100% गरीब यानी माइनस में चला जाएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन की साझेदारी किस प्रकार से करता है, ये भी थोड़ा हम आपको दिखा देना चाहते हैं, किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है, क्या है इसे साझा करता है, ये भी देखिएगा। अष्टक को पूरा करने के लिए यह याद रखिएगा, अष्टक को जब भी पूरा करेगा, जैसे जैसे मैं यहाँ पे हाइड्रोजन ले लिया, जैसे यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन लिया, हाइड्रोजन क्या है दोस्तों,
हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। उसी तरह से हीलियम का 2, ठीक ना। इसी प्रकार से मेरे दोस्त थोड़ा बढ़ा के चलते हैं। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितना नंबर पे है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन कितने नंबर पे बताइए? 7 नंबर पे है। तो 7 नंबर पे है, तो आपको याद रखना है जो एक प्लेट बता रहे हैं, 2 का प्लेट लगता है, 6 का, सॉरी 2 का, 8 का, 8 का, 18 का, 18 का, इस प्रकार से 32 ये प्लेट है हमारे। इन प्लेट में हमें रखना है, ठीक है ना। तो 2 लगा है, 7 इसे मिला हुआ है, 7 इलेक्ट्रॉन। तो पहले 2 का प्लेट लगा लेते हैं, उसके बाद 8 वाला तो प्लेट नहीं लगेगा, बचा कितना? उस प्लेट में 8 वाले प्लेट में कितना लगेगा? 6। यही दोस्तों हमारे लिए काम आएगा। ये जो हम लिख रहे हैं ना, ये वाला हमारे लिए बहुत काम आएगा। जो अपने अष्टक को पूरा नहीं कर रहा है, यही मेरे लिए काम आएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से मेरे दोस्त, अगर कार्बन देखा जाए, कार्बन आपका 6 नंबर पे है, तो इसका जो प्लेट लगा, पहले 2 का प्लेट लगा, फिर देखते हैं 6 है तो 4 बच गया दोस्तों, 4 यहाँ बच गया। तो 4 जैसे ही बचा, ये 4 घिरा जाएगा, क्योंकि ये पूरा नहीं कर पा रहा है। इसी प्रकार से दोस्तों, इसी प्रकार मेरे भाई अगर देखा जाए, आपको क्लोरीन का, ऑक्सीजन का ले लेते हैं। ऑक्सीजन 8 8 नंबर पे आता है। ये नंबर लिख रहे हैं, कितना नंबर पे कौन आता है? यहाँ 2 का प्लेट लगाएं, फिर देखिए दोस्तों 8 नंबर पर है 2। कैसे हम 2 6 कर रहे हैं, ये भी समझिए, थोड़ा सा समझ लीजिए। 8 8 इसे इलेक्ट्रॉन मिला है। आप हमें प्लेट में 2, या तो 2 इलेक्ट्रॉन रखना है, नहीं तो 8 इलेक्ट्रॉन रखना है। यानी प्लेट पूरा हो जाएगा तो उसका मतलब है अपने कोष को, अपने अष्टक को पूरा कर लिया है। अगर नहीं हुआ है तो वही इलेक्ट्रॉन को साझा करेगा, लेन देन करेगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो 2 2 है, ये अपना अष्टक को पूरा कर लिया, ये नहीं पूरा किया है, ये भी नहीं पूरा किया, ये भी नहीं पूरा किया है। इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, तो 2 ले लिया, बचा कितना? 6। ये भी अपने अष्टक को पूरा नहीं किया। इसी प्रकार से दोस्तों, अगर लेते हैं क्लोरीन को, क्लोरीन आता है 17 नंबर पे। क्लोरीन को लेते हैं तो देखिए 2, पहले 2 वाला पूरा कर लिया, उसके बाद 8 वाला, 10 हो गया, ये भी पूरा कर लिया, बचा कितना? 7। क्या ये पूरा किया? नहीं, तो ये पकड़ा गया। ये प्लेट पूरा कर लेगा, यानी अष्टक को पूरा करेगा। तो जब अष्टक को पूरा कर लेगा तो वो इलेक्ट्रॉन अपना पूर्ण हो गया, और नहीं किया है उसी इलेक्ट्रॉन को हम साझा करवाएंगे। अच्छा, कौन कौन साझा करेगा दोस्तों? कौन कौन साझा करेगा? यहाँ पर 1 साझा करेगा, यहाँ पे 6 करेगा, यहाँ पे 4 करेगा, यहाँ पर 6 करेगा, यहाँ पे 7 करेगा। जैसे जैसे मैं यहाँ पे एक लेता हूं, जो दिया था फिगर में, ऑक्सीजन का जो द्विक परमाणु है, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ देखिए, ऑक्सीजन के द्विक परमाणु, द्विक परमाणु, परमाणु का इलेक्ट्रॉन बिंदु, इलेक्ट्रॉन बिंदु, इसका दोस्तों देखते हैं। ऑक्सीजन के द्विक परमाणु का इलेक्ट्रॉन बिंदु जब हम करेंगे दोस्तों, तो इसमें क्या आ रहा है, जब इसका आंसर लिखेंगे तो ऑक्सीजन यहाँ है, यहाँ भी ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन कभी भी लिखा जाता है तो O2 के फॉर्म में लिखा जाता है, O2 के रूप में लिखा जाता है। तो जब इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु करेंगे दोस्तों, तो कौन भाग लेगा? कौन भाग लेगा दोस्तों? ऑक्सीजन यहाँ है तो 6 है, एक ऑक्सीजन को 6 इलेक्ट्रॉन बिंदु हो रहा है ना, यानी कि यही 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसके लिए मददगार करेगा। यानी 6 6 है, कितना चाहिए कि अष्टक पूरा करेगा, ये समझना है। कितना चाहिए कि 8 8 पूरा करेगा? तो 2 चाहिए। इसका मतलब आगे वाले से 2 मांग लेगा कि भाई तू दे दो, तो 2 2 मांगेगा, ठीक है ना। इसके पास है कितने दोस्तों? इसके पास है 6, इसके पास है 6, ऑक्सीजन के पास 6 है, तो ये 6 बिंदु लगाएगा। ये जो 6 है दोस्तों, ये जो 6 है, ये जो 6 है, इसी 6 को आपको लिखने के थोड़ा तरीका चाहिए, ठीक ना। इसी 6 को जो बाहरी है उसी को लिखना है। तो ये जो 6 था, तो हम आपको मान के चलिए यहाँ पे 3 कर दिए, 4 5 6 कर दिए, फिर इसमें भी 6, 1 2 3 4 5 6। लेकिन आपको क्या लगा दोस्तों, 2
जो इलेक्ट्रॉन मिलेगा एक बार में, जैसे मेरा मेरा हाथ है एक एक मैं बढ़ा रहा हूं तो मेरे हाथ है जो एक है तो कोई एक ही व्यक्ति हाथ मिलाएगा। अगर दोनों हाथ मिलाए तो भी दोनों हाथ फिरेगा मिलाने के लिए, है कि नहीं? तो जब दोनों हाथ फिरेगा यानी कि मेरा मतलब है कि जो यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन वाला है तो 8 इलेक्ट्रॉन क्यों 8 सॉरी अष्टक को पूरा करने के 2 लेगा। तो ये जो फिगर मेरा बना, ये जो राउंड मेरा बन रहा है, इसको क्या करेगा कि 8 कर लेगा दोस्तों, तो इससे 2 लेगा। तो 2 लेगा तो इस फिगर को ओवरऑल देखा जाए तो इसको आपको इस तरह से हमें बना लेना चाहिए, ठीक है ना? तब यहाँ 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, अब ये 8 पूरा कर लेगा, इसी को बोला गया है इलेक्ट्रॉन बिंदु, ठीक है ना? यही इलेक्ट्रॉन बिंदु, ज्यादा कोई घन चक्कर वगैरह नहीं है इसमें, आसानी से जान सकते हैं। यहाँ पे यही इलेक्ट्रॉन बिंदु को यहाँ पे दर्शाया गया है किस तरह से हाइड्रोजन अपना पूरा कर रहा है, नाइट्रोजन अपना पूरा कर रहा है, ठीक है ना? हाँ, यहाँ भी ऑक्सीजन वही दिखा दिया है, डबल बॉन्ड मार दिया है नाइट्रोजन के साथ। नाइट्रोजन का भी अपना दिखा दिया। नाइट्रोजन में मैंने अभी आपको बताया था, नाइट्रोजन के बाह्यतम कक्ष में 5 थे, 5 थे, तो 5 था तो देखिए इसके लिए इधर 3 दिया है और 2 यहाँ 5 दिया है, तो 5 है तो अष्टक पुराने के लिए 3 लेगा, तो इस नाइट्रोजन वाले से 3 लेके अपना पूरा कर लिया। तो यह भी अपना इसका इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया तो 8 पूरा लिया, ये भी अपना इसका 3 ले लिया तो 8 पूरा लिया है, ठीक है ना? तो यहाँ इसी को बोला गया है। अब यह भी समझना है द्विक परमाणु का मतलब क्या होता है। द्विक परमाणु का मतलब होता है 2 परमाणु। तो नाइट्रोजन के 2 परमाणु होंगे, यानी कि नाइट्रोजन के द्वितीय परमाणु का मतलब N2। अगर कहता ऑक्सीजन के द्वितीय परमाणु को लिखिए तो हम लिखते O2, है ना? हाइड्रोजन का द्वितीय परमाणु लिखिए तो हम लिखते H2। ये है 2 परमाणु, यानी 2 परमाणु होने चाहिए, इसीलिए इसे द्विक परमाणु कहा गया है, ठीक। आगे हम लोग समझते हैं, यहाँ पर अमोनिया का भी आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु इसी तरह से। सर अब कार्बन के अपरूप क्या है दोस्तों, कार्बन के अपरूप के बारे में समझना है। तो कार्बन के मुख्य रूप से 3 अपरूप हैं, ठीक है ना? 3 अपरूप हैं। कभी कभी हीरा और ग्रेफाइट में अंतर पूछ लेता है। कौन कौन से अपरूप हैं यहाँ दे रखा है। यहाँ इसका ये जो फिगर है हीरा का दिया है, हीरा नहीं, ये ग्रेफाइट का दिया है, ये वाला हीरा का दिया है, और ये वाला फूले फूले रीन का दिया है। तो आपसे इन दोनों में अधिकतर यानी ग्रेफाइट में और हीरा में कई बार अंतर पूछ लिया गया है। हीरा और ग्रेफाइट में अगर अंतर देखा जाए तो हीरा जो है ये हुआ हीरा और ये हुआ ग्रेफाइट। हीरा और ग्रेफाइट में अंतर अगर देख आपसे पूछा जाए तो पहला अंतर याद रखिएगा, हीरा क्या है दोस्तों, हीरा सबसे कठोर पदार्थ है, सबसे कठोर पदार्थ है। इसका अंतर मुलायम लिख दीजिए। दूसरा अंतर, दूसरा अंतर लिख लीजिए, ये ये जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट देखिए लिखने में, चलिए इसका हम एक बार हम दिखा, ग्रेफाइट में 4 अक्षर हैं, ग्रेफाइट में 4 अक्षर हैं। तो ग्रेफाइट ये 4 अक्षर से मिलके बना है, ये जो ग्रेफाइट है हमारा 4 अक्षर से मिलके बना, तो इसमें 2 जोड़ लीजिए तो षष्ठ कोणीय है, षष्ठ कोणीय, अपने याद रखिएगा। ये हीरा में 2 अक्षर है, हीरा 2 अक्षर है, इसमें 2 जोड़ लिए तो 4, यानी चतुष्फलकीय है। तीसरा इसमें अंतर लिख सकते हैं, ये बिजली का जो है चालक है, ये विद्युत का चालक है, और ये वाला दोस्तों कुचालक है, कुचालक है, ठीक ना? इस तरह से हम इसको बता सकते हैं, इसे कर सकते हैं, ठीक है ना? आइए हम इसके लिए हम एक इमेज आपको दिखा देते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे मैंने लिख रखा है, हाँ यह विद्युत विद्युत का क्या है, हीरा, कुचालक है, कठोर है, ठीक है ना, चतुष्फलक ये है, और ये जो है यहाँ पर इसको बताया गया आभूषण बना सकते हैं, इससे पेंसिल बनता है, षटकोणीय होता है, मुलायम होता है, चालक होता है, और ग्रेफाइट, इसे आप स्क्रीनशॉट लेके याद कर सकते हैं, ठीक है ना? आगे हम लोग देखते हैं,
अब यहाँ पे एक समझना है, ये फुलेरीन जो है, फुलेरीन के बारे में बताने वाले हमारे वैज्ञानिक थे अमेरिका के, बकमिंस्टर नाम था इनका, इसीलिए इनका नाम बकमिंस्टर ही अपना रखे। इसका सूत्र कभी कभी पूछ लेता है, फुलेरीन का जो सूत्र होता है क्या होता है, फुलेरीन, फुलेरीन, तो फुलेरीन का सूत्र होता है C60 होता है दोस्तों, सी, ये नहीं फुटबॉल के जैसा होता है, ये पूरे रूप से फुटबॉल, ये फुटबॉल के समान होता है, फुटबॉल के समान होता है, ठीक है। बकमिंस्टर किए थे, अमेरिका के वैज्ञानिक थे, इन्होंने ही इसका फुलेरीन का खोज किए थे, यहाँ पे दे रखा है। यह अमेरिकी आर्किटेक्ट थे, बकमिंस्टन फुलर ने इसका खोज किए थे, जो कि फुटबॉल के समान होता है। कार्बन के सर्वोत्मुखी प्रकृति क्या है? कार्बन की सर्वोत्मुखी प्रकृति के बारे में बताया जाता है कि कार्बन के जो यौगिक हैं हर चीजों में, अधिकतर पदार्थों में पाए जाते हैं, ठीक है ना। इसके देखिए यहाँ पे आकलन बताया गया है कि कार्बन के लगभग यौगिक 3 लाख से भी अधिक हैं, इसे याद रखिएगा, 3 लाख से भी ज्यादा है इनके यौगिक। अब यहाँ पे समझना है, कार्बन के जो यौगिक है हमने बताया 3 लाख से भी अधिक है। यहाँ पे हमने क्या बताया, किताब ही हमने पढ़ा और किताब के द्वारा ही हम लोग सीख रहे हैं, जान रहे हैं। कार्बन याद रखिएगा, ये श्रृंखला बहुत ज्यादा बनाता है। कार्बन में कार्बन के ही परमाणुओं के साथ अबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता है, जिससे बड़ी श्रृंखला बन जाता है, याद रखिए बहुत बड़ा श्रृंखला बनता है। और ये जो श्रृंखला है संतृप्त या फिर असंतृप्त बनते हैं। चलिए यहाँ पे हम नोट करेंगे, आप लोग भी नोट कीजिएगा। कार्बन के जो यौगिक हैं दोस्तों, या तो संतृप्त हो सकते हैं या तो ये यौगिक असंतृप्त हो सकते हैं। तो संतृप्त और असंतृप्त क्या है दोस्तों, तो संतृप्त जो भी होंगे दोस्तों, तो उसमें सिंगल बॉन्ड होगा, यानी कि एकल बंध होगा, एकल आबंध होगा, इसे हम संतृप्त बोलेंगे। असंतृप्त में दोस्तों द्विबंधन होगा, द्विबंधन या त्रिक बंधन होगा, त्रिक बंधन। यहाँ ही हम आपको समझा देते हैं, ये जो यौगिक है, देखिए संतृप्त, संतृप्त, असंतृप्त, कई बार आपसे पूछ लिया गया है। संतृप्त असंतृप्त में संतृप्त होता है सूत्र CnH2n+2 होता है। इस ये जो है दोस्तों एल्केन के सदस्य हैं, एल्केन के, और ये वाला दोस्तों CnH2n होते हैं, ये एल्कीन के सदस्य हैं, एल्कीन है। और CnH2n-2 एल्काइन के हैं, एल्काइन, ठीक है ना। एल्केन, एल्काइन, एल्केन याद रखिएगा। अब संतृप्त में और भी देखते हैं दोस्तों, संतृप्त जो है कार्बन, संतृप्त यौगिक किससे मिलता है दोस्तों, तो संतृप्त जो मिलता है, कई बार ये सवाल पूछ लिया गया है, वसा जो है, तेल जो है, संतृप्त वाला ठीक है कि असंतृप्त वाला, तो जो वसा तेल है दोस्तों जंतुओं से प्राप्त किया जाता है, जानवरों से, मवेशियों से, पशु पक्षियों से, ठीक है ना। तो ये हमारे लिए, ठीक है ना, लाभदायक नहीं है, यानी हानिकारक है, लाभदायक, वह है लाभदायक नहीं है। और ये जो मिलते हैं असंतृप्त वाला हाइड्रोकार्बन, ये जो हमें मिलते हैं, ये पेड़ पौधे से मिलते हैं, पेड़ पौधों से मिलते हैं, ये हमारे लिए लाभदायक है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन जब भी होंगे, संतृप्त जो हाइड्रोकार्बन होंगे एल्केन के सदस्य होंगे, असंतृप्त दोस्तों एल्कीन होगा या एल्काइन होगा, इस बात को याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ जाते हैं, देखते हैं क्या है आगे। संतृप्त असंतृप्त हम लोग समझ गए। यहाँ पे कार्बनिक यौगिकों के, कार्बनिक यौगिकों के बारे में एक वैज्ञानिक थे हमारे, जिन्होंने जीवन शक्ति के सिद्धांत दिए थे, जीवन शक्ति के बारे में बताए थे, जिनका नाम था बर्जिलियस। हालांकि इस बुक में नाम दे रखा है बर्जिलियस, याद रखिएगा बर्जिलियस, बर्जिलियस।
बर्जेलियस ये बताए थे जीवन शक्ति के सिद्धांत में, जो भी कार्बनिक यौगिकें हैं दोस्तों, ये सजीव में ही पाए जाते हैं। तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा है कि जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं, माने कि जो भी कार्बन के यौगिक पाए जाते हैं, केवल सजीव में ही पाया जाता है। ठीक है, लेकिन इनके जो चेला थे, जिन्होंने तोड़ा, फ्रेडरिक ओहलर ने, ठीक ना, फ्रेडरिक ओहलर ने इस सिद्धांत को तोड़े और उन्होंने अमोनियम साइनाइड से यूरिया बनाया था दोस्तों। यूरिया अमोनियम साइनाइड से बनाए थे, ठीक है ना। यूरिया का सूत्र NH2CO NH2 होता है। कभी कभी इसको जोड़ लेता है सब, नाइट्रोजन नाइट्रोजन जोड़ लेगा तो नाइट्रोजन 2 हो गए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन जोड़ लेगा तो ये 4 हो गया, CU कर लेता है। कभी कभी ऐसा होता है N2 कर लेगा, CU कर लेगा, H4 कर लेगा। तो ये आप इससे घबराइएगा मत। ये जो है दोस्तों, ये यूरिया का अमोनियम साइनाइड को इसने क्या किया था, वोहलर ने अमोनियम साइनाइड लिया, गर्म करने लगा। गर्म करने के दरमियान कुछ समय बाद उसमें एक नया चीज बन गया जिसका नाम रखा गया यूरिया। तो कई बार ये प्रश्न पूछ लिया गया है कि सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ कौन सा है दोस्तों, तो यूरिया है, याद रखिएगा। और कौन बनाया था, वोहलर ने। वोहलर किसके चेले थे, बर्जेलियस के। गुरुजी पीछे हो गए, हमारे गुरुजी पीछे हो गए और ये गुरुजी बन गए आगे, ठीक है ना। और भी वैज्ञानिक आए जिन्होंने बताया कि रे भाई, कार्बन यौगिक कैसे नहीं पाया जाता, हर चीज में पाया जाता है, यौगिक के रूप में पाया जाएगा, कार्बन अकेला नहीं आएगा, ठीक ना। तो वो वैज्ञानिक हो गए। क्रिस्टले आए, उन्होंने बोले कि ये तो बात गड़बड़ है, तू लोग जो बोल रहा है ये सब ठीक नहीं है। कार्बन के यौगिक है, किसी न किसी के साथ आएगा, या सल्फर के साथ है, ठीक ना, सोडियम माने कि सॉरी, सल्फर के साथ है, तो चाहे नाइट्रोजन के साथ आए, तो चाहे ऑक्सीजन के साथ आए, माने किसी न किसी अन्य चीजों के साथ आएंगे, तो यौगिक के ही रूप में ज्यादा मिलेगा, तो भी वैज्ञानिक हो गए। ठीक, तो यहाँ पे वही बात लिखा है कार्बनिक रसायन में अंतर्गत। यहाँ देखिए लिखा है कार्बन, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, लवणों के अतिरिक्त सभी कार्बन की यौगिकों का अध्ययन कार्बनिक रसायन के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, आगे हम लोग समझते हैं संतृप्त और असंतृप्त यौगिकों के बारे में। तो मैंने आपको संतृप्त और असंतृप्त के बारे में बताया कि संतृप्त वाला में हमेशा सिंगल बॉन्ड होता है दोस्तों, असंतृप्त में डबल बॉन्ड लगाएगा या ट्रिपल बॉन्ड लगाएगा। ट्रिपल और डबल मैंने नहीं बताया था, लेकिन आप समझ लीजिए डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड लगेगा। देखिए यहाँ पे जो दिया है, ये सिंगल सिंगल बॉन्ड लगा है तो ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अगर कहीं पर मिल जाएगा एक जगह डबल बॉन्ड, बाकी सारा सिंगल हो कोई बात नहीं, लेकिन एक जगह कहीं पे डबल बॉन्ड मिलेगा तो असंतृप्त में किस श्रेणी में वो चला जाएगा। यहाँ देखिए ये भी संतृप्त ही है, यहाँ देखिए असंतृप्त, क्योंकि डबल बॉन्ड मार दिया है। देखिए यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है दोस्तों, इसका नाम है क्या, इसका नाम क्या है, कौन कौन कमेंट करेंगे, इसका नाम है बताइए। यहाँ पे तो दिखाई दे रहा है एथेन। अब यहाँ पे आपको देखना है, यहाँ देखिए एल्केन के सदस्य जो कि सब सिंगल सिंगल बॉन्ड है, ये सारे के सारे संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सारे के सारे यहाँ तक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है दोस्तों। अब यहाँ पे देखना है, किंतु आइए ब्यूटेन के पुनर्विचार यदि हम कर सके तो परमाणु कार्बन के बारे में कंकाल बनाए, इसका कंकाल बनाने की काम किया जाता है। सीधा होगा दोस्तों, सीधा होगा तो वो बोला जाता है नॉर्मल, अब तनी तनी एन होगा तो आइसो बोलते हैं, ऊपर नीचे कर देगा तो आइसो बोलते हैं। तक ये सवाल आपको यहाँ पे दिया है, ब्यूटेन का दो दो तरह से लिखा गया है, तो जब अलग अलग तरह से लिखेगा तो कई बार सवाल ये पूछ लिया। देखिए यह भी ब्यूटेन है, ये भी ब्यूटेन है, ये भी ब्यूटेन है, दोनों है, लेकिन इसका जो लिखने का तरीका है सीधा है, और इसका थोड़ा सा गैप करके लिखा है, इधर का उधर कर दिया है, तो इसको बोलते हैं समावयवी, समावयवी, वयवी। यही घटना समावयवता कहलाता है, समावयवता कहलाता है। अब कैसे समावयवी, कैसे समावयवता कहेंगे, जिसका अणुसूत्र एक हो लेकिन संरचना सूत्र अलग अलग हो, बस यही याद रखिएगा। अणुसूत्र क्या हो दोस्तों, C4H10 है अणुसूत्र, संरचना देखिए अलग अलग है। अणुसूत्र एक हो, अणुसूत्र एक हो, अणुसूत्र एक हो, और संरचना जो दोस्तों हो अलग अलग हो, इसी को बोलते हैं समावयवी, और ये घटना समावयवता कहलाता है।
तो अब आप हमसे बताइए ब्यूटेन के कितने समावयवी हैं। कमेंट कीजिएगा, ब्यूटेन के कितने समावयवी होंगे, ठीक है ना। दूसरा, पेंटेन के कितने समावयवी होंगे। तीसरा, हेक्सेन के कितने समावयवी होंगे। ये 3 सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं। ब्यूटेन के लिए 2 3 4 ऑप्शन रखते हैं, इसके लिए 3 4 5 6, इसके लिए 3 4 5 6। कौन सा ऑप्शन आपके लिए ठीक होगा, सीधा आंसर ही करके भेजिएगा। ठीक, यहाँ देखिए बेंजीन का कई बार संरचना पूछ दिया है और आपसे मैं पूछ रहा हूँ बेंजीन संतृप्त है या असंतृप्त। कमेंट कीजिएगा अपना, बेंजीन संतृप्त है या असंतृप्त दोस्तों। तो मैंने असंतृप्त के लिए बोला, संतृप्त के लिए एक एक बॉन्ड होगा, खाली एक ही को बॉन्ड होगा जैसे हो। असंतृप्त जैसे होगा दोस्तों, असंतृप्त तो याद रखिएगा डबल बॉन्ड मारेगा या फिर कहीं कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड मारेगा, यही तो मैंने बोला। ट्रिपल बॉन्ड होगा या डबल बॉन्ड तो होगा। देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड मार दिया, एक जगह कहीं दिखाई दे तो हम कहेंगे असंतृप्त है, असंतृप्त है। कई बार आपसे पूछ लिया गया है बेंजीन का संरचना लिखे, देख लीजिए कैसा बेंजीन का संरचना है। अगर नहीं याद है दोस्तों तो ऐसे लिख लीजिए। आपको एक बार में हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको लिखना भी आ जाए। क्या हुआ यार, नोट। देखिए बेंजीन, बेंजीन C6 होता है, H6 होता है, या ऐसे ऐसे बिछा दीजिए, 1 2 3 4 5 ऐसे कर लीजिए 6। आप सी सबके बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड डाल दीजिए, बस सिंगल सिंगल बॉन्ड डाला गया। एक एक हाइड्रोजन पहले बिछा लीजिए, एक एक हाइड्रोजन बिछ गया। याद रखिएगा इस लाइन में चलना है, हाइड्रोजन के लाइन में चलना है, एक छोड़ के डबल बॉन्ड मार देना है, जहां से स्टार्ट कीजिए। तो यहाँ मार लीजिए डबल बॉन्ड, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे डबल बॉन्ड मार लिया, यहाँ कर लीजिए डबल बॉन्ड, एक छोड़ के एक डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, एक छोड़ के एक डबल बॉन्ड, काम खत्म हो गया। देखिए कहाँ कहाँ डबल बॉन्ड मैंने मारा, यहाँ पे मारा, यहाँ पे मारा, यहाँ पे मारा, 3 जगह डबल बॉन्ड मारिए तो हो जाएगा ये अपना बेंजीन का सही स्वरूप फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे विषम परमाणु, यहाँ बोला है प्रक्रियात्मक समूह, बहुत बार पूछा है दोस्तों, प्रक्रियात्मक समूह जिस पर यौगिक का रासायनिक गुण निर्भर करता है। याद रखिएगा जिस पर कार्बनिक यौगिक का रासायनिक गुण निर्भर करे, इसी को क्रियात्मक समूह भी कहा गया है। क्रियात्मक समूह कहिए चाहे प्रक्रियात्मक समूह कहिए, इसको कहीं कहीं पे क्रियात्मक समूह भी बोला गया है। क्रियात्मक समूह यानी कहने का मतलब इसी पर यौगिक का रासायनिक गुण निर्भर करेगा, ठीक है ना, इसी पर रासायनिक गुण निर्भर करेगा, इसीलिए इसे प्रक्रियात्मक समूह। प्रक्रियात्मक समूह कौन कौन होते हैं दोस्तों, प्रक्रियात्मक समूह में आपका हम लिखते हैं, प्रक्रियात्मक समूह देखिएगा, अल्कोहल होता है OH, अल्कोहल, अल्कोहल होगा। CO दोस्तों डबल बॉन्ड CO ऐसे कर लेंगे। हाँ ये भी जरूरी है कि CO बोला जाता है कीटोन, कीटोन को, और बोला जाता है बॉन्ड CHO को बोला जाता है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, बॉन्ड COOH, इसी को कभी कभी फ्लैश लाइट मारेगा कैसे, इसी को लिखने के लिए तरीका में क्या लिखेगा दोस्तों, एक रख लिखने के लिए ऐसे लिखते हैं बॉन्ड C, ऐसे डबल बॉन्ड O, बॉन्ड OH कर लेगा। लीजिए कौन सा समूह है, ये कार्बोक्सिलिक समूह है, कार्बोक्सिलिक समूह है, कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक समूह है, ठीक है ना। इसको भी कभी कभी अपना एडजस्ट कर लेता कैसे दोस्तों, बॉन्ड C डबल बॉन्ड O ऐसे कर लेगा H। लीजिए ये कौन सा समूह हुआ, ठीक है ना। तो इस तरह से हम प्रक्रियात्मक समूह को दर्शाते हैं। तो आपको आशा करते हैं कि समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए वही चीजों को दिया हुआ है, मेंशन किया हुआ है प्रक्रियात्मक समूह के बारे में। यहाँ देखिए अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिल में मैंने यही सारी चीजें, हाँ एक छूट दिए दोस्तों, हैलोजन, हैलोजन में होता है क्लोरो फ्लोरी, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यही होते हैं 4। क्लोरीन फ्लोरीन ये हैलोजन है, हैलोजन बोला जाता है, ठीक है ना। तो कभी भी प्रक्रियात्मक समूह में तो जो होते हैं हैलोजन जो परमाणु होंगे, जब IUPAC नाम लिखेंगे उस समय उसको ध्यान में रखना होता है।
एक और यहाँ पे ध्यान में रखना है दोस्तों, ये भी पूछा हुआ सवाल है, समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं? समजातीय श्रेणी का परिभाषा होता है दो कार्बन परमाणुओं के बीच बॉन्ड CH2 का अंतर हो, बॉन्ड CH2 का अंतर हो दोस्तों, दो कार्बन परमाणुओं के बीच बॉन्ड CH2 का होगा तो इसी को बोलते हैं समजातीय श्रेणी। ये भी पूछा हुआ है 2018 या 20 के करीब में पूछा है, ये अपना देख लीजिएगा, ये पूछा हुआ है समजातीय श्रेणी किसे कहा जाता है, ठीक है ना। तब यानी दो कार्बन परमाणुओं के जो बॉन्ड CH2 का जब अंतर पाया जाएगा इसी को बोलते हैं प्रकृत क्या यार समजातीय श्रेणी बोला जाता है, ठीक है ना। आगे यहाँ पे देखते हैं हम लोग कार्बनिक यौगिकों को नाम पद्धति। जब भी नाम पद्धति किया जाता है याद रखिएगा, तो पहले कभी भी चीज को अगर हेलोजन परिवार होगा तो IUPAC नाम में उसको पहले लिखा, जैसे क्लोरीन होगा तो क्लोरो, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमो, ठीक है ना। बाकी सबका याद रखिएगा एल्केन सदस्य को लगा दिया जाता है, कभी भी लिखना होता है तो एल्केन सदस्य को लिखा जाता है, यानी कि एल्केन वाला सदस्य। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को पहले लिखा जाता है। यहाँ पे देखिए वही चीज लिखा है IUPAC नाम लिखने के लिए, जैसे क्लोरीन को पहले क्लोरो, और कितने कार्बन है 3, तो प्रोपेन लिखा है, कार्बन जितना होगा उतने पे चला जाएगा। Br लिखा तो ब्रोमो प्रोपेन, यहाँ पर भी देखा है। अब इसमें क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन नहीं है, इसमें अल्कोहल का सदस्य लगा है, तो एल्कोहल का सदस्य हो या फिर कीटोन का सदस्य हो या फिर कार्बोक्सिलिक मूलक का सदस्य हो, तो उसके साथ हम क्या करते हैं जोड़ लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जो लिखे अल्कोहल होगा ना तो दोस्तों बाद में ऑल लगेगा, ऑल बाद में दोस्तों ऑल लगेगा, ठीक है, बाद में और लगाएंगे। देखते हैं हम लोग, कीटोन होगा तो नोन जुटेगा, नोन। एल्डिहाइड होगा, एक होगा ओइक अम्ल जुड़ेगा, ओ ई क, इसके लिए ओन जुड़ेगा, ओन, इसके लिए ऑल जुड़ेगा, मेथेनॉल, ना 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 सॉरी इधर का उधर हो गया, इसके लिए ओन जुड़ेगा, ओन, ओन जुड़ेगा, इसके लिए ऑल जुड़ेगा, ठीक है ना। तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है कि कब कहाँ जुड़ना है। अल्कोहल होगा तो ऑल जुड़ेगा, कीटोन होगा ओन होगा तो ओन जुड़ेगा, याद रखिएगा। एल्डिहाइड होगा दोस्तों ऑल जुड़ेगा, चांद नहीं है, ऑल ऑल में अंतर है, चांद लगा दिया दोस्तों तो अल्कोहल सदस्य है, ऑल लगाया तो अल्कोहल सदस्य। ओइक अम्ल जुड़ेगा तो ये कार्बोक्सिलिक समूह का सदस्य को बताता है। देखिए यहाँ पे दे रखा होगा, ठीक है, यहाँ देखिए OH COOH, वही मैंने जो आपको लिखा था COOH, ओइक अम्ल जो रहा है नोइक अम्ल, प्रोपेनोइक, ओइक प्रोपेनोइक अम्ल, यहाँ पे नहीं जोड़ा है, यहाँ पे भी नहीं जोड़ा है। चलिए आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अब दहन के बारे में, ये दहन के बारे में ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जलने के बाद उसमें और प्रकाश देता है, दहन कहलाता है, आप लोग पढ़े भी होंगे। कार्बनिक यौगिक जो जलेगा तो क्या निकलेगा, उष्मा देगा और प्रकाश देगा, और क्या। हाँ, जलते हुए पदार्थ को ज्वाला उत्पन्न करते है अथवा नहीं, जलता हुआ पदार्थ तो ज्वाला उत्पन्न करता है, लेकिन कहने का मतलब है कोयला जलाते हैं और लकड़ी जलाइए, दोनों में सबसे ज्यादा जो उष्मीय मान किसमें ज्यादा होगा, तो आप जानते हैं कोयला में होगा और लकड़ी में कम होगा। क्यों? क्योंकि उसमें से जो कार्बनिक पदार्थ की मात्राएं हैं जो पानी के कारण दबे हुए होते हैं, उसमें पानी नहीं होता है कोयले में, ठीक ना। और धुआं कौन फेंकेगा, तो धुआं ज्यादा लकड़ी फेंकेगा, ठीक, ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए आगे। हाँ, कोयले और पेट्रोलियम के बारे में याद रखिए, कोयले और पेट्रोलियम जो है जीवों से बना हुआ है, जीवाश्म ईंधन के नाम से जाना जाता है। एक बात तो यहाँ नोट कर सकते हैं पढ़ते समय, ये जो है जीवाश्म ईंधन है दोस्तों, इसको बनने में लाखों वर्ष लगे हैं, ठीक ना, लाखों वर्ष लगे हैं कोयला को बनने में। पेड़ पौधे जमीन जमीन के अंदर दबे, पृथ्वी की गर्मी के कारण वो अपने उसमें आग पकड़ा, आग पकड़ने के बाद उसमें काफी दिन तक धू धू करके जला, उसके बाद बारिश हुए उसे ठंडा कर दिए, फिर भूकंप बाढ़ ही सब आते आते वो पृथ्वी के अंदर धस गए, ठीक है ना, यही कारण है। उसी तरह से पेट्रोलियम का निर्माण हुआ, जलीय जीव मरा, जीव कोई कोई मरा पृथ्वी पर, उसका तेल रिस रिस के चट्टानों के कंदराओं में गए और
इसका निर्माण हुआ, ठीक है ना। किसका तेल का निर्माण हुआ। ऑक्सीकारक और संलग्न के बारे में समझना है। उत्प्रेरक के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। ये संतृप्त और असंतृप्त के बारे में बताया है। जंतु वासा संतृप्त होते हैं, यहाँ तो मैंने आपको बताया था जंतुओं का जो वासा है संतृप्त होता है, और भोजन पकाने के लिए पौधों वाला तेल वाला उपयोग करना चाहिए, ठीक है ना। संतृप्त असंतृप्त मैंने पहले। प्रतिस्थापन अभिक्रिया कई बार पूछा गया है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया में आप है मीथेन के साथ क्लोरीन को बार बार प्रतिस्थापित करेंगे, इसी को बोला गया है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो ये 4 बार क्रियाएं किया जाता है, ठीक है ना। अब एथेनॉल का गुणधर्म, एथेनॉल का गुणधर्म बताए। शराब का गुणधर्म क्या है दोस्तों, तो शराब का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, जो सिरप बनाने में, ठीक है ना, दवा बनाने में, ठीक है ना, कॉफ के सिरप, आयोडीन वगैरह कुछ। यहाँ देखिए जो एथेनॉल का उपयोग है औषधि उषधि बनाने में, टिंचर आयोडीन बनाने में, कॉफ के सिरप टॉनिक बनाने में किया जाता है। साथ ही साथ पियक्कर लोग अपना पीने में भी करते हैं, ठीक ना। तो ये है एथेनॉल, एथेनॉल। एक है मेथेनॉल, मेथेनॉल। मेथेनॉल बहुत खतरनाक है, अगर जरा सा भी मात्रा इसका ले लेते हैं, CH3OH इसका सूत्र होगा, इसका C2H5OH इसका सूत्र होगा। अगर इसकी जरा सा भी मात्रा ले लिया जाए तो व्यक्ति का मृत्यु भी हो सकता है, बहुत ज्यादा हानिकारक है। जब इसको सेवन कर लेते हैं तो लीवर में जाएगा, लीवर में जो चूसक ग्रंथियां पाया जाता है वो धीरे धीरे उसको क्या करता है, समाप्त करने लगता है। समझिए मेथेनॉल इतना खराब है, आंख धीरे धीरे अंधा बना देगा, आंख से दिखाई नहीं देगा और व्यक्ति की मृत्यु हो। मेथेनॉल बहुत खराब है, ठीक है ना। एथेनॉल में कभी कभी मेथेनॉल डाल के और भी उसको एथी बना दिया जाता है, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए किसी व्यक्ति को। शराब पर जहां तक हो सके दोस्तों प्रतिबंध धीरे धीरे जिस तरह से चल रहा है खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन पीने वालों की संख्या तादाद बढ़ते जा रहे हैं, ये खत्म होने का नाम ही नहीं लेगा, ठीक। चलिए, सजीव प्राणियों के बारे में यहाँ बताया गया है। सजीव प्राणियों के अल्कोहल के लिए सजीव ईंधन के रूप में अल्कोहल का उपयोग किया जाता है। पावर जो अल्कोहल ईंधन के रूप में भी करते हैं, जैसे ठंडी के समय में क्या होता है, जितने भी इंजन होते हैं वो क्या होते हैं, जम इंजन सॉरी इंजन में तेल जमने लगते हैं और उसमें अल्कोहल डाल देते हैं ना, तो इसको बोलते हैं पावर अल्कोहल, इसका नाम बोल जाता है पावर अल्कोहल। तो यहाँ पे गन्ना के रस में, ये तो गन्ना के रस के अल्कोहल बनाने के बोला है कि किण्वन किया जाता है। ये भी सवाल आपसे पूछा गया है, अल्कोहल बनाने के लिए व्यापारिक विधि क्या है, तो गन्ने के जूस को यानी गन्ने के रस को किण्वन प्रक्रिया द्वारा, ठीक ना, प्राप्त किया जाना ही अल्कोहल कहलाता है, याद रखिएगा। गन्ने के जूस को क्या किया जाता है, किण्वन किया जाता है, किण्वन करा करके अल्कोहल बनाया जाता है, याद रखिएगा, अल्कोहल बनाया जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट एथेनोइक अम्ल जो आपको एसिटिक अम्ल पढ़े हैं, ये भी पिछले क्लास में पढ़ेंगे। 3 से 4% जो एसिटिक अम्ल होता है सिरका कहा जाता है, सिरका कहलाता है, ठीक है ना। अब हम लोग आगे देखते हैं एस्टरीकरण। एस्टर का उपयोग याद रखिएगा दोस्तों, एस्टर का जो भी उपयोग है इत्र बनाने में, एस्टर का उपयोग अगर आपसे पूछा जाए, एस्टर जो है दोस्तों इत्र बनाने में काम आता है, जिसको आप परफ्यूम बोलते हैं ना, सुगंधित सुगंधित तेल बनाने में किया जाता है, ठीक है ना। यहाँ दिया भी है, देख लीजिए। एस्टर की गंध मृदु होती है, यानी मीठा होता है। इसका उपयोग इत्र बनाने में, स्वाद उत्पन्न करने में किया जाता है, ठीक है ना। और अल्कोहल के कार्बोक्सिलिक अम्ल में भी बनाने में काम आता है। यहाँ ये देखिए इसका उपयोग करके एस्टर है, एस्टर का उपयोग कर लिया गया, शराब बना दिया गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमें पढ़ना है साबुन के बारे में। चलिए साबुन, साबुन के बारे में, साबुन उसके बाद अपमार्जक की क्लास खत्म हो जाएगा। साबुन क्या है दोस्तों, साबुन और अपमार्जक दोनों एक साथ याद रखिएगा। ये जो है कार्बोक्सिलिक अम्लों का, याद रखिए कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम और पोटेशियम के लवण है। यही कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम और पोटेशियम के लवण है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं हम लोग साबुन। तो साबुन का परिभाषा कहा जाएगा
कि कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण को क्या बोलते हैं, साबुन बोला जाता है। तो ये साबुन जो है, इसमें साबुन क्या करता है, साबुन जो है, साबुन और अपमार्जक में कभी कभी अंतर देता है, ठीक ना। तो साबुन जो है मैल के साथ ज्यादा सेट नहीं करता है, थोड़ा समय ज्यादा वेटी करना पड़ता है, ठीक ना, तब जाके ये साफ करता है, यानी मैल को हटाने का काम करता है। लेकिन अब मार्जक जैसे ही, जैसे साबुन से अगर कपड़ा साफ करेंगे दोस्तों, तो साबुन के साथ ये होता है कि वो जो है साबुन, वो झाग के यानी गंदगी के साथ पूरा रूप से नहीं मिल पाता है, जिसके कारण वो मैल अंदर ही थोड़ा बहुत रह जाता है, ठीक है ना। और क्या करता है, अब मार्जक क्या करता है, अंदर तक जाता है मैल के पास और उसे आसानी से निकाल देता है। तो उसमें दो कारण होते हैं, एक होता है मिसेल के कारण, ये होता है जल विरागी और जल, एक होता है जल जल रागी, एक होता है जल विरागी। तो जल रागी और जल विरागी की क्रियाओं के कारण होता है। जल विरागी क्या करता है, भीतर तक जाएगा, जल विरागी बाहर कर देता है। और इसी कारण है कि अपमार्जक का भी परिभाषा आपको पूछ लिया जाता है। अपमार्जक भी देखिएगा, ये जो है अपमार्जक कार्बोक्सिलिक अम्लों का जो है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, उसमें भी कार्बोक्सिलिक अम्ल था, उसमें भी कार्बोक्सिलिक अम्ल था। ये अमोनियम और सल्फोनेट का लवण है, ठीक है। वो क्या था, सोडियम और पोटेशियम का था, सोडियम और पोटेशियम का लवण था। और यह अमोनियम सल्फेट का लवण है, ठीक है ना। अपमार्जक और साबुन में ये अंतर आपको ध्यान में रखना है, ठीक। ये गंदगी को अच्छा से धो देता है। और कई बार पूछा जाता है कि जल में जो होता है कठोरता कितने प्रकार का, तो दो प्रकार की कठोरता होता है। जल की कठोरता दोस्तों दो प्रकार की होता है, एक होता है अस्थाई जल यानी मीठा जल, चलिए मृदु जल, मृदु जल, और एक होता है खारा जल, खारा जल। तो मृदु जल के साथ क्या क्रिया होता है, ये दोनों जल के साथ कौन क्रिया करेगा, तो आपको पढ़े होंगे धोबिया सोडा। तो धोबिया सोडा का सूत्र होता है Na2CO3 और 10 जल। ये दोनों प्रकार के जल से छुटकारा दिलाता है और आसानी से कपड़ा को साफ कर देता है। धोबिया सोडा के नाम से इसे आप जानते हैं, ठीक है ना। इसमें बहुत बेस्ट अपमार्जक होते हैं। आशा करते हैं कि ये पाठ यहीं तक समाप्त होता है। तो अगर आपको ये क्लास ठीक लगा हो दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा और हम कोशिश आपके लिए करेंगे फिर अगला वीडियो जल्द से जल्द आपके पास